मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में और हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय की ध्वनि के बारे में, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद हम लसिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हृदय से संबंधित जो रोग है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं हृदय की ध्वनियों की और स्पंदन की। तो हृदय जो है उसमें ध्वनि जो होती है, आपने देखा होगा जिसे हम हृदय की धड़कन कहते हैं, वह एक्चुअल में होती क्या है और कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो हमारा हृदय होता है इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो प्रकुंचन और अनुशीतलन जब होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कपाट जो होते हैं हृदय में वह बंद होते हैं, और उन कपाट यानी कि आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। उन कपाटों के बंद होने की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। यही ध्वनि जो है वो हृदय ध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि सबसे पहले जो है निलय जो है उसमें जब प्रकुंचन होता है, यानी कि वह जब सिकुड़ता है निलय, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, जो आलिंद निलय कपाट है वह बंद होते हैं। और आलिंद निलय कपाटों के बंद होने की वजह से क्या होता है कि एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को हम प्रथम हृदय ध्वनि कहते हैं, या सामान्य भाषा में इसे लब की आवाज भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब निलय प्रकुंचन हुए तब क्या हुआ, आलिंद निलय कपाट बंद हुए, ठीक है, और उससे ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे कहा गया लब की ध्वनि। अब जब निलयों में वापस से अनुशिथिलन होगा तो उनके अनुशिथिलन होने की वजह से क्या होगा कि जो अर्धचंद्राकार कपाट होंगे वह बंद होंगे, और उन अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने की वजह से ध्वनि उत्पन्न होगी जिसे हम द्वितीय हृदय ध्वनि कहते हैं, या फिर डब की आवाज भी कहते हैं, ठीक है। तो हृदय से जो उत्पन्न ध्वनि है जिसे हम लब डब की ध्वनि कहते हैं, लब डब की ध्वनि, यह एक्चुअल में क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से और अर्धचंद्राकार कपाटों के। अब कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि हृदय से उत्पन्न लब की ध्वनि कौन से कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। तो सीधी सी बात है, जो प्रथम ध्वनि है उसे हम लब कहते हैं, यह उत्पन्न होती है आलिंद निलय कपाटों के बंद होने की वजह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आलिंद निलय कपाट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये पूछ लेता है कि डब की ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो डब की ध्वनि उत्पन्न होती है अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने की वजह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट जो होंगे वो बंद होंगे, उसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होगी डब की, ठीक है। और यदि आपको ये पूछ लेता है कि हृदय में लब डब की ध्वनि जो है वो किसके कारण होती है, तब आपको दोनों ही के बारे में बताना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लब की ध्वनि आलिंद निलय कपाट की वजह से और डब की ध्वनि अर्धचंद्राकार कपाट की वजह से होती है। तो दोनों ध्वनियां मिलकर क्या हो जाती है, लब डब की ध्वनि, या हम जिसे हृदय की धड़कन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, कितना समय हमने देखा कि 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक हृदय चक्र में, ठीक है। 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। हमारा हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, ये बात हमने कल की थी, ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि जब यह लब की ध्वनि उत्पन्न होती है इस ड्यूरेशन में, यानी कि जो निलय है इनका प्रकुंचन 0.3 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। उसके बाद डब की ध्वनि जो दूसरी ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है 0.5 सेकेंड का समय लगता है इसमें वापस से, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड बाद में, यानी कि लब की ध्वनि उत्पन्न होने के 0.3 सेकेंड बाद डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर एवीवी कपाट और यहाँ पे एसएलवी जो कपाट है वो क्लोज होंगे उनकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद फिर 0.5 सेकेंड बाद में जो है वापिस से प्रथम ध्वनि, ठीक है, वह उत्पन्न होगी। तो कुल मिला के एक चक्र में कितना समय लगा, 0.8 सेकेंड का समय लगता है, तो ठीक है। इसके बाद देखिए, जब हमारा हार्ट एक बार जो है
ब्लड को पंप कर रहा है शरीर में, तो उस ड्यूरेशन में वो लगभग 70, यानी कि एक बार जब हृदय चक्र पूरा हुआ उस ड्यूरेशन में जो हमारा हार्ट है वो 70 ml रुधिर को पंप करता है शरीर में। ठीक है, और यह जो आयतन है, यानी कि हार्ट जब एक बार धड़कन हुई, यानी कि एक बार जब लप डप की ध्वनि आई या एक हृदय चक्र पूरा हुआ, उस ड्यूरेशन में हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया उसको हम कहते हैं स्ट्रोक आयतन। ठीक है, यह जो आयतन है यानी कि जो 70 ml जो एक धड़कन के अंदर वह पंप कर रहा है उसे कहा जाता है स्ट्रोक आयतन। ठीक है, यदि इस स्ट्रोक आयतन को हम हृदय स्पंदन दर के साथ में गुणा कर दें तो उससे जो आयतन हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट या हृदय क्षमता। ठीक है, यानी कि हार्ट की जो रेट है वह हृदय की दर और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 75 होती है हार्ट रेट और 70 स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5150 प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 5 लीटर जो ब्लड है वह पंप किया जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारा ब्लड जो हमारा हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप करेगा, लगभग 5 लीटर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे आपके एग्जाम में जो है। आपको पता है कि एक एक मार्क्स के बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं इसी तरह की जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं के ऊपर आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो ताकि स्टार्टिंग में वो जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। 1 मिनट में करता है लगभग 5 लीटर। अगर आपको ये पूछ लेता है कि एक हृदय चक्र के दौरान हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है तो उसका मान होता है 70 ml। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में करेगा 5 लीटर, एक हृदय चक्र में करेगा 70 ml। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर लगभग हम कहते हैं 72 से 80, तो लगभग जो है 5 लीटर जो है वो पंप करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछ ले तो आप बता देंगे इजीली, और अगर आपको थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि हमारा कार्डियक आउटपुट लगभग कितना होता है ना। तो कार्डियक जो आउटपुट है उसका मान यही होता है लगभग 5 लीटर या 5150। ठीक है, तो इस तरह से यह होता है। उसके बाद देखो क्या होता है कि हमने देखा कि हार्ट के अंदर जो हम जिसको हार्ट बीट कहते हैं, हमारे हृदय की जो धड़कन हमें सुनाई देती है, वह जो लप टप की ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है, कपाट ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है जो आवाज है वो प्रॉपर नहीं आती बल्कि थोड़ा सा अलग आवाज आती है। ठीक है ना, और यह जो आवाज है इसे कहा जाता है मरमर की ध्वनि। ठीक है, यदि कपाट खराब हो जाए या वाल्व सिकुड़ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, जो लप डप की ध्वनि है उसके स्थान पर मरमर की आवाज आती है। और यह जो है स्थिति, यदि वाल्व सिकुड़ रहे हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टेनोसिस। ठीक है, अगर हृदय में आपके जो वाल्व है वो सिकुड़ गए हैं उसकी वजह से यह आवाज आ रही है तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टेनोसिस। ठीक है, और एक जो हृदय चक्र में हमारे जो आवाज उत्पन्न हो रही है या हम कह दें कि जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है लप डप की, इसे सुनने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं सभी को पता होगा, सामान्य सी बात है, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर्स गले में लगाते हैं ना स्टेथोस्कोप, उसकी सहायता से क्या करते हैं, हृदय की जो स्पंदन की जो दर है उसी को तो नापा जाता है कि 1 मिनट में क्या हार्ट प्रॉपर बीट कर रहा है। अगर सामान्य अवस्था में है तो हार्ट प्रॉपर बीट कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो इसे स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोहरे रक्त परिसंचरण की। देखो मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा क्यों है, दोहरा इसलिए है कि एक हृदय चक्र के दौरान हमारा जो रक्त है वो हृदय में से 2 बार होके गुजरता है। ठीक है,
2 बार गुजरता है। इसी वजह से इसे दोहरा, यानी कि पूरा जब एक चक्र पूरा होता है तो उस दौरान तक रक्त जो है वो हार्ट से 2 बार गुजर चुका होता है। इसी वजह से जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने दोहरे परिसंचरण के लिए चाप बनाया है। दोहरा परिसंचरण जो है इसमें 2 प्रकार के चाप बनते हैं, एक होता है फुफ्फुसीय चाप और एक होता है दैहिक चाप। ठीक है, तो देखो दैहिक चाप में क्या होगा कि जो हमारे देह के अंदर, यानी कि जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों में जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उन कोशिकाओं में जब जो है ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। और किस वजह से होगी ऑक्सीजन की कमी? जब हम भोजन का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें चाहिएगी ऑक्सीजन, उसको हम यूज कर लेंगे तो उस स्थिति में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? अशुद्ध। इस अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा हम पहुंचाते हैं हृदय के दाएं भाग में। ठीक है, यानी कि जो हृदय का दायां भाग है उसमें अशुद्ध, देखो मैं शेडेड कर देती हूँ, जहाँ अशुद्ध रक्त होगा वहां तो हमारे देह या कोशिका के किसी विभाग से, ठीक है, शरीर के किसी विभाग से जो रक्त आएगा वह महाशिराओं के द्वारा होता हुआ हमारे हृदय के दाएं भाग में पहुंचेगा और ये अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, जब यह रक्त शरीर के दाएं भाग में पहुंच जाएगा, यानी कि दाएं आलिंद में पहुंचेगा, फिर उसे दाएं निलय में भेजा जाएगा। दाएं निलय से जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके द्वारा इसे फुफ्फुस तक पहुंचाया जाए। ठीक है, अपनी अपनी तरफ की दोनों जो धमनियां हैं वो क्या करेंगी? अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में ये रक्त पहुंच जाएगी। तो यह क्रिया हो गई। ठीक है, यह इतना इतना रक्त कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, जब फुफ्फुस में पहुंच जाएगा रक्त तो उसमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन ऐड होते ही रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और यह जो शुद्ध रक्त बनेगा यह क्या होगा? इसे फुफ्फुसीय शिराएं जो हैं वह लेके जाएंगी हृदय के बाएं भाग में। और इस हृदय के बाएं भाग में जब यह रक्त पहुंचेगा आलिंद में, उसके बाद आलिंद से जो है यह निलय में आएगा और निलय के द्वारा महाधमनी की सहायता से रक्त जो है वो कहाँ पहुंचेगा? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ आधे हिस्से में जो है रेड शेड किया है, लाल लाइनें खींची है, कुछ में काली खींची है। तो जिस भाग में यह लाल लाइनें आपको दिखाई दे रही है वहां पर शुद्ध रक्त है। और जब पूरा एक हृदय चक्र हो रहा है उस दौरान हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आया है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा यह दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं लसिका तंत्र। हमने जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसे पूरा कर लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं लसिका तंत्र के बारे में। तो अब मैं इसे मिटा दूँ। तो देखो हम बात करते हैं हम लसिका तंत्र की। लसिका तंत्र जो होता है उसे सहायक या फिर दूसरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि जो हमारा रुधिर है उसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं और जब केशिकाओं तक वो पहुंचता है तो केशिकाओं के बाद में शरीर में जब ऊतकों तक पहुंचाना होता है ना, तो ब्लड जो होता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, यानी कि शरीर के हर भाग, हर कोशिका, हर ऊतक तक पहुंचना जो है रुधिर के लिए संभव नहीं है। तो फिर इसके लिए जो है सहायक रूप में जो है एक तंत्र पाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी शरीर के हर अंग तक नहीं पहुंच पाता ना, तो इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ प्लाज्मा और WBC, क्योंकि ये WBC आकार में छोटी होती हैं। तो प्लाज्मा और WBC क्या है कि जो केशिका है उसकी जो भित्तियां हैं उनसे छन कर और आ जाती हैं लसिका में। ठीक है, लसिका वाहिनियों में। और ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? फिर इसे हम कहेंगे लसिका, यानी कि जो इस तरह का द्रव जिसमें रुधिर जो है कणिकाएं जो है वो नहीं होंगी, उसमें RBC नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्या होगा? उसमें होगा सिर्फ प्लाज्मा और WBC। ठीक है, तो इस तरह का जो द्रव होगा उसे हम कहेंगे लसिका। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ऊतकों तक रुधिर नहीं पहुंच पाएगा नहीं तो, ठीक है, क्योंकि केशिका की जो भित्तियां हैं उनसे छन कर और वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो हर ऊतक, हर कोशिका तक जो है पदार्थों के आदान प्रदान के लिए जो है लसिका तंत्र का योगदान होता है, ठीक है। लसिका तंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लसिका यानी कि लिम्फ। यह द्रव पदार्थ होता है, जिस तरह से रक्त है ना वैसे ही यहाँ पर लसिका है, लिम्फ है, ठीक है। दूसरा भाग है लसिका केशिकाएं, ये ब्लड कैपिलरीज जैसे ही होती हैं। फिर होती है लसिका वाहिनियां और उसके बाद है लसिका गांठें। तो ये 4 भाग जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लसिका की बात कर लेते हैं, ठीक है। वही बात कि शरीर के जितने भी रक्त हैं वो शरीर के हर अंग, हर ऊतक तक, हर कोशिका तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्लाज्मा और WBC है वो क्या करेंगे, केशिकाओं की दीवार से छन जाएंगी और छन कर ऊतकों के बीच का जो स्थान होगा वहां तक पहुंच जाएगी और यह जो द्रव होगा इसे ही कहा जाएगा लसिका, ठीक है। उसके बाद देखो लसिका का जो रासायनिक संगठन होता है ब्लड के समान ही है, हम कह सकते हैं रक्त प्लाज्मा के जैसा ही होता है, ठीक है। बस इसमें थोड़ी बहुत सांद्रता अलग होती है, कुछ पदार्थ जो है वहां पर अधिक होंगे, कुछ यहाँ कम होंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसका जो परिसंचरण जिस तंत्र में होगा, जैसे हम रक्त के लिए कहते हैं ना रक्त परिसंचरण तंत्र, वैसे ही क्या है जो यह लसिका है इसके लिए कहा जाएगा लसिका तंत्र, ठीक है। इसका परिसंचरण लसिका तंत्र के द्वारा होगा। अब देखिए लसिका केशिकाओं की बात कर लेते हैं। बहुत ही कोमल और महीन दीवार से बनी हुई होती है ये केशिकाएं, ठीक है। और ये जो केशिकाएं होती हैं वो यहाँ पर मैं जिन चीजों के नाम ले रही हूँ उनमें नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उसको छोड़कर बाकी हर भाग में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि कॉर्निया में, त्वचा की अधिचर्म में, बालों में, प्लीहा में, उपास्थि में, अस्थि मज्जा में, मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पाई जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो भी अंग हैं उनके अंदर इनका घना जाल पाया जाता है। ये जाल के रूप में जो है लसिका केशिकाएं जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आंत्र का रसांकुर होता है ना वहां पर आके इनकी अंतिम शाखाएं जो है वो होती हैं, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट शाखाएं जो है वो वहां तक होती है। तो उसमें क्या होगा, ये जो स्पेशल तरह की होती है क्योंकि वसा का अवशोषण करती है। आंत्र जो है ना वहाँ के रसांकुर से जो अवशोषण की क्रिया होती है तो वहाँ ये वसा का अवशोषण करती है, इसलिए इनको हम लैक्टियल वाहिनियां भी कहते हैं या आक्षीर वाहिनियां भी कहते हैं, क्योंकि ये वसा के अवशोषण का कार्य करती हैं। अब क्योंकि इन वाहिनियों के द्वारा वसा का अवशोषण होता है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो लसिका है उसका रंग दूधिया हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो लसिका है उसका रंग दूधिया क्यों होता है। तो आ गया समझ में आपको, लसिका का रंग दूधिया इसलिए होता है क्योंकि जो लसिका वाहिनियां होती हैं, जो लसिका केशिकाएं होती हैं उनका अंतिम छोर जो है वो रसांकुर जो है वहां तक होता है और रसांकुर से जो है क्या है उनकी अंतिम शाखाएं निकलती हैं। तो वो क्या होगा, वहां से रसांकुर से वसा का अवशोषण कर लेते हैं और वो है वसा लसिका में मिल जाता है। इसी वजह से लसिका का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये समझी बात, ये हमने लसिका केशिकाओं की बात की। सेकंड बात हम करेंगे लसिका वाहिनी की। लसिका जो वाहिनियां होती हैं वो क्या करेंगी, जो लसिका केशिकाएं होंगी ना वो परस्पर जुड़ेंगी। केशिका पतली नलियां होती हैं वो जुड़ती हैं परस्पर और जुड़कर क्या बनाती हैं, लसिका वाहिनियां बनाती हैं, ठीक है। ये लसिका वाहिनियां जो होती हैं सिरा की जैसी ही इनकी संरचना होती है। जिस तरह से सिरा में सिर्फ हार्ट की तरफ एक तरफा कपाट पाया जाता है ना, वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, सिर्फ हार्ट की तरफ एक तरफा कपाट होगा और बाकी जो है कपाट नहीं पाए जाएंगे। तो लसिका वाहिनियां जो होंगी वो फिर क्या करेंगी, देखो लसिका केशिकाएं मिलकर लसिका वाहिनियां बना रही है। लसिका वाहिनियां जब मिलेंगी आपस में तो वो 2 बड़ी लसिका वाहिनियों में विभाजित हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बाईं वक्षीय और दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी, ठीक है। तो ये लसिका वाहिनियां परस्पर मिलेंगी और 2 बड़ी वाहिनियां, बाईं तरफ बाईं लसिका वाहिनी और दाईं तरफ दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी का निर्माण करती है। ये दोनों जो वाहिनियां होंगी इनकी स्थिति देखिए, दाईं जो लसिका वाहिनी होंगी वो छोटी होगी बाईं की अपेक्षा और इसमें आके सिर, ग्रीवा और वक्ष के
जो दाएं भाग है वो, और उसके अलावा दायां हाथ, वहां की जो वाहिनियां हैं वो खुलेंगी। ठीक है, यानी कि इसमें कहां से, सिर से, वक्ष से, ठीक है, और ग्रीवा से, ठीक है, सिर, वक्ष और ग्रीवा से, और इसके अलावा जो हमारा दायां हाथ है वहां से जो लसिका वाहिनियां हैं वो आके इस दाई लसिका वाहिनी में खुलेंगी। ठीक है, और फिर ये जो दाई लसिका वाहिनी है ये खुद कहाँ खुलेगी, ये दाहिनी सब क्लेविनल सिरा में खुल जाएगी। यानी कि वाहिनी कहाँ जुड़ गई, सिरा में आके जुड़ गई सब क्लेविनियन सिरा में। उसके बाद जो बाई वाली होगी, जिस तरह से यह दाई सब क्लेविनल सिरा में खुली, वैसे ही यह जो बाई वाली जो वाहिनी है वह कहाँ खुलेगी, बाई सब क्लेविनल सिरा के अंदर खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या होगा, ये सिरा में खुल जाएगी। फिर जो ये वाहिनी जो बनेगी ये क्या करेगी, डायफ्राम के पीछे जाकर एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होगी जिसे कहा जाता है सिस्टर्नी काइली। यानी जो डायफ्राम है उसके पीछे की तरफ एक थैलीनुमा संरचना है जिसे कहा जाता है सिस्टर्नी काइली, उसमें ये जाके जुड़ जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टर्नी काइली है इसे द्वितीयक हृदय की संज्ञा भी दी जाती है। जिस तरह से जो है धमनियां और सिराएं जो है वो हार्ट में आके खुलते हैं, उसी तरह से ये जो इससे संबंधित जो लसिका से संबंधित, जो लसिका तंत्र से संबंधित जो वाहिनियां है वो आके कहाँ खुल रही है, इस सिस्टर्नी काइली में। इसी वजह से हम इसे द्वितीयक हृदय की संज्ञा भी देते हैं। तो हो गया ये। इसके बाद बात करते हैं लसिका पर्व संधियों की, लिम्फ नोड्स की। होता क्या है कि लसिका वाहिनियां जो है वो जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से क्या है, लसिका गांठों का निर्माण करती हैं। अब ये गांठें क्या करती हैं, देखो इन गांठों के अंदर जो लसिका गांठें बन रही है या लिम्फ नोड बन रहे हैं, इनके अंदर लसिकाणुओं का निर्माण होता है। और हम सभी को पता है कि लिम्फोसाइट या लसिकाणु जो है उसका कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा का। ठीक है, ये बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो है लिम्फोसाइट जो है लसिकाणुओं का निर्माण करती है। ये लसिका गांठें अब अलग अलग जगह पर जो है शरीर में ये पाई जाती हैं, जैसे कि सिर में, गर्दन में, बगलों में, और उसके अलावा जो अलग जो अदर रुधिर वाहिनियां जो बड़ी होती हैं उनके आसपास के क्षेत्र में होती हैं। एक एग्जांपल देती हूँ आपको जिससे इजीली समझ में आएगा लसिका जो गांठें हैं किस तरह से। जैसे देखो टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना हमें गले में, कई बार टॉन्सिल्स हम कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए, तो वो टॉन्सिल्स जो है वो भी क्या है, एक टाइप की लिम्फ नोड ही है जो कि क्या है, फूल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें टॉन्सिल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टॉन्सिल्स जो है ये भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। लसिका गांठों का शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। करती क्या है ये गांठें, ये लसिकाणुओं का निर्माण करती हैं जो कि प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है वो। उसके बाद में लसिका जो होता है उसका परिसंचरण की अगर हम बात करें कैसे होता है, तो लसिका का परिसंचरण हमेशा अंगों से हृदय की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, अंग से हार्ट की तरफ होगा। और इसके अलावा देखो इसके पीछे जो मतलब जिस चीजें जिम्मेदार हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो जो लसिका वाहिनियां हैं उनकी भित्तियों में जो पेशियां हैं उनमें संकुचन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे आंतरांग होते हैं उनकी पेशियों में दबाव बनता है। और तीसरा कारण होता है कपाट पाए जाते हैं, जो कपाट होते हैं उनकी उपस्थिति। ये सब चीजें जो है वो मिलकर क्या करती हैं, ये अंगों से हृदय की तरफ लसिका के गमन जो है इसको ये सब क्या करती हैं, इसका नियमन करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से जो है यह लसिका जो है तंत्र है ये काम करता है। एक यहाँ पे डायग्राम है, इसमें थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ग्रीवा की तरफ जो है ग्रीवा लसिका पर्व संधि होती है। ये रहा टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल में इस जगह पर होती है। थाइमन, ठीक है, थाइमस जो भाग है वहां पर। इसके अलावा जो बगल होते हैं वहां पे कक्षिक लसिका पर्व संधियां पाई जाती हैं। ठीक है, और लसिका पर्व संधियां जो होंगी वो दोनों वक्षीय भागों पर जो है, उसके बाद में लसिका वाहिनियां जो होंगी दोनों लसिका जो भाग है वहां पर क्या करेंगी, वाहिनियों का निर्माण करेंगी। ठीक है, लसिका वाहिनियों का निर्माण करेंगी। दाईं तरफ दाईं लसिका वाहिनी और बाईं तरफ बाईं लसिका वाहिनी। ठीक है,
और ये क्या करेंगे, देखो अपनी अपनी तरफ के जो भी लसिका वाहिनियां हैं वो आके इन वाहिनियों में खुल रही है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह से जो है लसिका जो वाहिनियां हैं वो आके यहाँ इनमें खुल रही है, ठीक है। उसके बाद जो है परिधीय लसिका वाहिनियां होंगी, ये देखिए पैरों में जो है हर क्षेत्र के अंदर, हमने जैसे कहा था आपको कि कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जो है शरीर के सारे अंगों में ये जो है लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां जो होंगी ये पाई जाएंगी। और इस तरह से इनका कार्य क्या होता है, जो ऊतक है उनके और रक्त के बीच में ये संबंध स्थापित करने का काम करती है, क्योंकि रक्त हर जगह नहीं जा पाता, तो लसिका जो भाग है वह क्या होता है, केशिकाओं द्वारा छनकर और शरीर के हर भाग तक, हर कोशिका, हर ऊतक तक परिसंचरण का कार्य करता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है लसिका तंत्र ये जो है हमारा पूरा हो गया, ठीक है। आज का ये जो चैप्टर है हमारा ये यहीं पे खत्म होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ आया? अगर क्लास अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, जो क्लास होगी वो हमारी होगी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। आज हमने परिसंचरण तंत्र जो है इसको पूरा कर लिया है, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्लास को देखते रहें और स्टूडेंट से भी शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो। और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद, थैंक यू।